नई कविता के दो कवि और उनकी एक एक रचना लिखना है बच्चों। भवानी प्रसाद मिश्र और कुंवर नारायण। बढ़िया, ऐसे कवियों के नाम याद करना है जो याद भी हो जाए बच्चों। भवानी, कुंवर नारायण, ऐसे आप लोग तरीके से याद करोगे, भवानी, कुंवर नारायण। भवानी जैसे कोई लड़की रहती है, अरे भवानी है, नहीं देखते भैया घर में ऐसे बोलते हैं कि ये भवानी कुछ भी नहीं करती है, सन्नाटा छाया हुआ है, बस गीत गाती है बस, तो ऐसे याद रख लोगे, सन्नाटा गीत फरोस। ठीक है, तो वो इसकी रचना याद कर लोगे बच्चों। कुंवर नारायण, भवानी जो है वो कुंवर नारायण के आमने सामने आ गई, उसके जैसा कोई दूसरा था ही नहीं, इसलिए कुंवर नारायण फिदा हो गए। तो ऐसे में आपको एक दो आसानी से याद हो जाएंगे। थोड़ा सा माइंड में जब भी किसी भी कवियों के नाम या उनकी रचना याद करो ना, तो उसको लॉजिक से याद करो ताकि वो लंबे समय तक याद रहे। मैंने कहा ना, भवानी प्रसाद मिश्र सन्नाटा है, मतलब भवानी एक ऐसी लड़की थी, मान के चलो कि बिल्कुल सन्नाटा थी, कुछ भी नहीं, केवल गीत गाती थी, और गीत से कुंवर नारायण हमारे क्या हो गए, आमने सामने आए भाई, बोले उसके जैसे कोई दूसरा नहीं है। तो ऐसे याद हो जाएगा। तो आप एक एक रचना कम से कम और अधिकतम दो दो रचना तैयार करो, इससे ज़्यादा कभी क्वेश्चन पूछा नहीं गया है बच्चों। प्रगतिवाद, दो कवियों एवं उनकी एक एक रचना का यहाँ पर बच्चों क्या करना है, नाम लिखना है। जैसे रामधारी सिंह दिनकर जी का कुरुक्षेत्र, नागार्जुन का युगधारा, है ना, दो दो आप लिख लो, अच्छी बात है। रश्मरथी, प्यासी पथराई, दो दो लिख लोगे और अच्छी बात है, लेकिन कम से कम एक एक तो तैयार रहे ही। रामधारी सिंह दिनकर जी का कुरुक्षेत्र हो गया बच्चों, और नागार्जुन जी का हो गया युगधारा। और भी बच्चों आपके लिए वीडियो आएंगे, लेकिन आप लोगों का रिस्पॉन्स कैसा रहता है, इसे कितने लोगों तक आप शेयर करते हैं। मज़ा कब आता है बच्चों, जब आपका भी प्यार और सपोर्ट मिलता है, कि वो कोई भी सर आपको कब अच्छे से पढ़ा पाते हैं, जब आपका प्यार सपोर्ट रहता है। और ये हिंदी का ग्रामर का पोर्शन है, और भी ऐसे में वीडियो लाने के लिए तैयार हूं, लेकिन हाँ भाई छोटा सा प्यार सपोर्ट बना रहे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ओज गुण क्या है बच्चों। जैसे मान लीजिए किसी कविता को पढ़ते सुनते समय हमारे अंदर एकदम उत्साह भर जाए, उत्तेजना जागृत हो जाए, तब वो गुण बच्चों क्या कहलाता है, ओज गुण कहलाता है। किसी काव्य को पढ़ने सुनने से चित्त की उत्तेजना, है ना, जागृत हो जाए, यह रचना आपका ओज गुण संपन्न होती है। मतलब जैसे आप बुंदेलो हरबोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। आप धारावाहिक सीरियल देखे होंगे झांसी की रानी, तो भाई वहाँ पर जब खून खौलता है दी, जैसे लड़ाई आप देखेंगे कि ऐसे ऐसे दुराचारी, है ना, झांसी की रानी के साथ अत्याचार किए, और वहाँ के सभी जो भी मतलब झांसी के लोग थे, हमारे देश के लोग थे, इनके साथ जो विदेशियों के द्वारा अत्याचार किया जाता था, तुम्हारे अंदर मतलब खून खौलता है। तो उस कविताओं को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर ओज गुण संपन्न होता है बच्चों। ओज गुण का मतलब जहाँ पर वीरता, है ना, अंदर से उत्साह, उत्तेजना जागृत हो जाए कि बस काश हम भी होते, अपने देश के लिए बलिदान हो जाते, तो वहाँ पे ओज गुण हो जाता है बच्चों। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, बिंब कितने प्रकार के होते हैं। ये क्वेश्चन बच्चों अलग अलग बुक में कई प्रकार से, जैसे मुख्य रूप से आप देखोगे तो चार ही बिंब होते हैं ना, दृश्य बिंब, श्रव्य बिंब, विचार बिंब, भाव बिंब। लेकिन अलग अलग वैज्ञानिकों ने, मतलब एक प्रकार से रचनाकारों ने बिंब को अलग अलग से परिभाषित किया है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। कुछ जगह बच्चों केवल बिंब के तीन ही भेद मिलता है कि बिंब टोटल तीन प्रकार के होते हैं, और बच्चों उनके भी अंदर भी वर्गीकरण किया गया है। तो ये अलग अलग बुक में अलग अलग देखने को मिल जाता है, तो इसमें आप परेशान मत होना। जैसे मैं कुछ यहाँ पर बता दूं कि वैसे बिंब मुख्यतः तीन भेद, जैसे इंद्रिय बिंब, काल्पनिक बिंब और प्रेरक अनुभूति के आधार पर बिंब, फिर उनके अंदर वर्गीकरण किया गया बच्चों। तो क्वेश्चन थोड़ा सा इसका डिटेल्स में यदि चर्चा करेंगे तो और बेहतर रहेगा, लेकिन फिलहाल बिंब का अर्थ आप समझ लो। बिंब का मतलब होता है बच्चों, जैसे आप लोग समझते हो इंग्लिश में इमेज, उसी को हिंदी में बोला जाता है बिंब, है ना। यानी कोई भी चीज़ आप पढ़ते हो तो उसका चित्र बन जाए, है ना। कोई भी आप कविता पढ़ रहे हो, कोई भी आप कहानी पढ़ रहे हो, कोई भी आप काव्य संग्रह पढ़ रहे हो, तो शब्द चित्र बन जाए। कोई शब्द पढ़ रहे हो तो उसका चित्र अंकित हो जाए, तो हो जाता है आपका बच्चों बिंब। ठीक है, बिंब का शाब्दिक अर्थ आपको पता होना चाहिए। अंग्रेजी में इमेज शब्द का रूपांतरित रूप है। काव्य में बिंब को वह शब्द चित्र माना जाता है जो कल्पना द्वारा इंद्रिय अनुभवों के आधार पर निर्मित होता है। मतलब हमारे शरीर में जो इंद्रिय पाए जाते हैं बच्चों, इंद्रियां जिसे बोले जाते हैं, उनके माध्यम से उसको अनुभूत किया, मतलब अनुभव किया जाता है, केवल मन में ये निर्मित हो जाता है। जैसे आप कोई भी कविता पढ़ रहे हो तो आपके माइंड में चलचित्र बन जाए, तो आपका बच्चों एक प्रकार से बिंब कहलाता है। चलिए आगे देखिए, विरोधाभास अलंकार क्या कहलाता है।
ठीक है, जहां विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास हो वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। भाई टाइम पास नहीं, बिल्कुल सुपर फास्ट करना है। जहां वास्तविक विरोध ना होकर भी केवल विरोध का आभास हो, वास्तविक विरोध ना हो लेकिन फिर भी ऐसा लगे कि विरोध हो रहा हो, तो आपका बच्चों वहां पे विरोधाभास अलंकार होता है। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। यहाँ पर ऐसा लगता है कि जो जैसे जैसे बूढ़ा होता जा रहा है और वो उज्जवल हो जाए। ऐसा कभी हो सकता है कि कोई बूढ़ा होगा और उज्जवल हो जाएगा? ऐसा नहीं होता है। मतलब लगता है कि विरोध हो रहा है कि भाई बूढ़ा भी बोल रहे उज्जवल भी हो रहा है, लेकिन वास्तविकता ये है कि यहाँ पर विरोध नहीं होता। डिटेल्स में पढ़ना है तो पढ़ लो आप लोग। सोठा छंद बच्चों, सोठा छंद किसे कहते हैं आप लोगों को बताना है। अब इससे कभी कभी हिंदी में ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, सोरठा किसका मतलब उल्टा है? तो सोरठा जो है दोहा का उल्टा होता है। देखो सोरठा अर्ध सम्मात्रिक छंद है। प्रथम और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होते हैं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होते हैं बच्चों। जबकि दोहा में क्या होता है, उल्टा हो जाता है। प्रथम और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं हो जाती है और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं हो जाती है। बिल्कुल उल्टा है ना। सोरठा छंद दोहा का बिल्कुल उल्टा है। जैसे सुनि केवट के प्रेम, प्रेम लपेटे अटपटे, भीसे करुणा अयन चितय जानकी लखन तन। अब इसका और बढ़िया मैं सरल भी एग्जाम्पल बता सकता हूँ बच्चों। जैसे मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ सबसे पॉपुलर, जो सुमिरत सिद्ध होई गण नायक करिवर बदन, करहूँ अनुग्रह सोई बुद्धि रास शुभ गुण सदन। ये सबसे पहले जब रामायण गीता होता है तो रामायण का पहला सोरठा जो है वो गाया जाता है। जो सुमिरत सिद्धि होई गण नायक करिवर बदन, करहूँ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। मतलब ये अपन क्षेत्रीय भाषा में हम इसको बता दिए, पर आप लोग ये सबसे बढ़िया एग्जाम्पल तैयार कर लेना। जो सिमिरत सिद्ध होई गणनायक करिवर बदन, करहूँ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। तो सोरठा का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल मैंने बताया। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, निबंध किसे कहते हैं? दो निबंधकार एवं दो निबंधों के नाम, मतलब दो निबंध के नाम भी आपको लिखना है। तो भाई साहब ये थोड़ा सा लंबा चौड़ा है। निबंध का तात्पर्य किसी विशेष घटना से केंद्रित होता है और उसमें लेखक अपने विचार को अपने तरीके से, व्यवस्थित तरीके से उसका विस्तृत वर्णन करता है, तो आपका बच्चों एक निबंध कहलाता है। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर जी का भारत में राष्ट्रवाद, चरक का पंथ, इनकी निबंध है बच्चों। और जैसे M.K. गांधी जी का हिंदी स्वराज और शाकाहारीवाद का नैतिक आधार, ये शामिल है। और भी कई सारे निबंधकार आप लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे आपको बता दूं भाई साहब, आप लोगों को लिखना है तो लिख सकते हैं बढ़िया बढ़िया। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का लिखो, निबंधकार में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, जिसको लिखना है चिंतामणि और त्रिवेणी, लिख लो भाई साहब। चिंतामणि भाग 1-2, त्रिवेणी लिख लो। आचार्य हजारी प्रसाद जी का भी लिख लो, अशोक के फूल, विचार और वितर्क। हरिशंकर परसाई का लिख सकते हो आप, महावीर प्रसाद द्विवेदी का लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन ऐसा लिखो जिससे आपको याद हो जाए, इधर उधर आप बार बार भटको नहीं, सही है कि नहीं। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का लिख लो, चिंतामणि भाग त्रिवेणी। और बच्चों आप हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का लिख लो, अशोक के फूल, विचार और वितर्क। ये आपको लिख सकते हो तो लिख लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन आपने लिख लिया। और साथ में आप लोग देखिए बच्चों, हम कितना भी बढ़िया नोट्स दे दें लेकिन आपको भी बढ़िया एक कॉपी में लिखते चलना है उसको सटीक, इसलिए तो समझाया जाता है। नोट्स एक सहारा होता है, बाकी खुद का नोट्स एकदम सुनहरा स्वर्ण होता है बच्चों, समझ रहे ना। अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार 8 प्रकार होते हैं: विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक और संदेहवाचक। ये आपके अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। बिल्कुल तैयार कर लेना बच्चों, ऐसे बिल्कुल टाइम पास करने के यहाँ पर हम नहीं आए, बिल्कुल रिवीजन करा रहे हैं ताकि एक एक क्वेश्चन आपको तैयार रहना चाहिए। राजभाषा किसे कहते हैं? 2 राजभाषा का नाम लिखिए। राजभाषा क्या है बच्चों? राजभाषा राष्ट्रभाषा से छोटा रूप है। इसका उपयोग हम सरकारी कामकाज के लिए करते हैं। जब भाषा विकसित होकर के
इतना बड़े क्षेत्र में बोला जाने लग जाए कि उसका उपयोग हम सरकारी कामकाज के लिए करते हैं, तब उसे राजभाषा कहा जाता है। देश या राष्ट्र की घोषित भाषा होती है, इसका अपना साहित्य होता है बच्चों, इसके आधार पर शिक्षा की व्यवस्था होती है ना, सरकारी कामकाज के लिए भी हम प्रयोग करते हैं, ये आपका राजभाषा हो जाता है। जैसे असम में असमिया, बिहार में हिंदी, ये आपका राजभाषा कहलाता है। आपको अपने भाषा में लिखना है, जरूरी नहीं रहता कि हम जैसा आप प्रोवाइड करें। देखो, इसको समझने की तरीका होने चाहिए बस, कि भाई हम कैसे समझ पा रहे हैं। जैसे हम बोलते हैं कि जब कोई भाषा विकसित होकर के इतने क्षेत्र में बोले जाने लग जाए कि उसका उपयोग सरकारी कामकाज के लिए किया जाए, तब वो राजभाषा कहलाता है। राजभाषा का अपना एक साहित्य होता है और इसका उपयोग हम शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा यानी जो शिक्षा होता है बच्चों, संचार होता है, इस क्षेत्र में भी उस भाषा का हम प्रयोग करते हैं, वो राजभाषा कहला जाता है। जैसे बच्चों असम का असमिया हो जाएगा, बिहार का हिंदी। चलो और भी कई सारे राजभाषा आप लोग लिख सकते हो। ठीक, चलिए लोकोक्ति किसे कहते हैं बच्चों, आपको लोकोक्ति का उदाहरण देना है। तो यहाँ पर ये जो उदाहरण है बच्चों, ये आपका थोड़ा सा मुहावरे का उदाहरण लिख गया है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आपको लोकोक्ति का उदाहरण लिखना है। लोकोक्ति वास्तविकता है क्या, जैसे जिसका ऐसा मतलब एक छोटा सा वाक्य जिसका पूर्ण रूप से अर्थ निकले बच्चों। देखिए, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, लोक धन उक्ति, यानी कहने का मतलब लोक मतलब किसी भी कथन की, उक्ति के बारे में कहा जाए और बच्चों वो पूर्ण रूप से अपने आप में परिपूर्ण हो, वो आपका लोकोक्ति कहलाता है। यहां पर थोड़ा सा एक बार और क्लियर कर देना चाहता हूं बच्चों, लोकोक्ति, लोकोक्ति लोकधन उक्ति मतलब बच्चों जिसका अर्थ है एक प्रकार से कहावत, है ना, यानी कुल मिलाकर के ऐसी युक्ति जो समाज में प्रचलित हो, जिनका गुण अर्थ समाज के लोग भली बात समझते हो, लोकोक्ति कहलाती है। सबसे सिंपल परिभाषा लिख लो आप। लोकोक्ति मतलब जो एक प्रकार से कहावत है बच्चों, जो समाज में प्रचलित है, जिसका अर्थ लोग भली भांत समझते हैं, इसको हम बोलते हैं लोकोक्ति, लोगों में युक्ति। ठीक है बच्चों, जैसे अंधे का हाथ बटेर, अंधे के हाथ बटेर, अपात्र व्यक्ति को जब अच्छी चीज़ मिल जाती है बच्चों, तो ड्राइवर को एकाएक कहीं का मंत्री बना दिया जाए तो उसे बोलेंगे अंधे के हाथ बटेर लगना। सही है कि नहीं। अंधों का काना राजा, ये आपका लोकोक्ति है। यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिखा है ना बच्चों, ये मुहावरे का है, ये मुहावरे है। असमंजस में पढ़ना, दुविधा पे पढ़ना, 9 2 11 होना है, रफू चक्कर होकर भाग जाना, ये आपका मुहावरा है। लोकोक्ति का और भी मैं बता देता हूँ, जैसे आसमान से गिरे खजूर पलट के, आसमान से गिरे खजूर पर, अधजल गगरी छलका जाए, एक लोकोक्ति है। ठीक है, अधजल गगरी अंधेर नगरी चौपट राजा। अब कुछ जगह इस मुहावरे को ही लोकोक्ति बोल देते हैं, ये गलत है बच्चों। ठीक, चलिए आगे देखिए, 2 महाकाव्य और उनके रचनाकार के नाम लिखिए फटाफट। 2 महाकाव्य है ना, और मतलब महाकाव्य के 2 रचनाकार। जैसे यहाँ पर देखो, महाभारत और रामायण। महाभारत किसने लिखा आप बताओ, और रामायण किसने लिखा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर बच्चों मैं बता देता हूँ, महाभारत महर्षि वेदव्यास और रामायण वाल्मीकि जी ने लिखा। रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखा बच्चों। कामायनी जयशंकर प्रसाद जी का है। ठीक है, कुछ महाकाव्य यहाँ पर, ये आप लिख सकते हो। बाकी 2 महाकाव्य, उनके रचनाकार के नाम मैंने बता ही दिया है। 2 खंड काव्य और उनके रचनाकार के नाम, जैसे खंड का पंचवटी, मैथिली शरण गुप्त, सुदामा चरित, नरोत्तम दास। ठीक है, ये आपको तैयार कर लेना है। भ्रांतिमान अलंकार किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाना है। भ्रांतिमान अलंकार क्या है। बाकी बच्चों ये सारा ग्रामर पोर्शन में भी मैं आपको प्रोवाइड किया हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आपको ग्रामर में जब देता हूँ ना, जैसे नोट्स में ग्रामर रहता है, तो वहाँ पर अलंकार वगैरह सब कुछ दिया है मैंने, तो आप लोग इधर उधर मत भटकना, तैयार जरूर कर लेना। भ्रांतिमान का अलंकार का क्या होता है बच्चों, आपको बताना है। भ्रांतिमान, जहाँ भ्रम पैदा हो जाए, यानी कहने का तात्पर्य है कि एक समानता के कारण किसी दूसरी वस्तु का भ्रम पैदा, एक चीज आप देखो और ऐसा लगे वो दूसरा। जैसे जान श्याम घनश्याम को नाच उठे बनमोर, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होता है। जान श्याम घनश्याम को नाच उठे बनमोर, है ना। तो ये कन्फ्यूजन वाली बात हो जाती है। जो बनमोर होते हैं, जो मोर होते हैं, है ना, दूसरी चीज को भ्रम बस समझ करके नाचने लग जाते हैं। यानी जो भगवान श्याम जी हैं, श्री कृष्ण जी को घनश्याम समझ लिए भैया, यानी बादल समझ करके, और
नाचने लग जाते हैं। तो ये भ्रांतिमान मतलब बच्चों जहाँ उपमेय में उपमान का भ्रम उत्पन्न हो जाता है, अर्थात जब कोई वस्तु देखकर हम उसे समान गुणों या विशेषता वाले अन्य पदार्थों के रूप में मान लेते हैं, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार हो जाता है बच्चों। क्या हो जाता है? भ्रांतिमान अलंकार हो जाता है। एग्जाम्पल लिख लो, जान श्याम घनश्याम को नाच उठे बनमोहर। बाकी आप लोगों को जो ग्रामर का PDF दिया जाता है उसमें और बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल रहते हैं, तो आप लोग बिल्कुल जरूर देखें। सवैया छंद किसे कहते हैं उदाहरण से, आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है बच्चों, ठीक है। रहीमन धागा प्रेम का मत जोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। बढ़िया एग्जाम्पल है। कहानी उपन्यास में दो अंतर। देखो बच्चों, कहानी को पढ़ने में कम समय लगता है, उपन्यास को पढ़ने में ज़्यादा समय लगता है। कहानी का क्षेत्र सीमित है, उपन्यास का क्षेत्र थोड़ा सा व्यापक है। जहाँ क्षेत्र सीमित होगा वहाँ पर पात्रों की संख्या कम होगी, और जहाँ क्षेत्र व्यापक होगा बच्चों पात्रों की संख्या अधिक होगी। तो कहानी और उपन्यास में अंतर। रेखा चित्र संस्मरण में अंतर। बढ़िया है बच्चों। रेखा चित्र एक, देखो भाई, रेखा चित्र चित्रात्मक शैली पर लिखा जाएगा, बिल्कुल बढ़िया है। देखो ना, शब्द से अर्थ निकालोगे। रेखा चित्र इसमें मुख्य रूप से चित्रात्मक शैली, मतलब किसी काव्य की रचना ऐसे की जाए कि बिल्कुल हम पढ़ें तो बिल्कुल माइंड में वो उकेरा जा सके, एकदम प्रतिबिंब सा बन जाए, वो रेखा चित्र होता है बच्चों। और जब संस्मरण क्या होता है, विवरण किसी व्यक्ति के बारे में लिखा जाता है वैसे तो, और विवरणात्मक शैली पर लिखा जाता है, तो वो आपका संस्मरण होता है बच्चों। यह किसी महान व्यक्ति के लिए लिखा जाता है, जबकि यह सामान्य व्यक्ति का भी हो सकता है रेखा चित्र। यह छोटा होता है बच्चों, और यह थोड़ा सा बड़ा होता है। संस्मरण वास्तविक या यथार्थ प्रधान होता है, जबकि रेखा चित्र चरित्र प्रधान होता है बच्चों। ठीक है, तो आप लोगों को दो अंतर तैयार करना है, लेकिन 2-3 अंतर रहता है। बढ़िया, पहला अंतर तो ये चित्रात्मक शैली में, वर्णनात्मक शैली में, ये थोड़ा सा महान व्यक्ति के बारे में लिखा जाता है, और ये सामान्य व्यक्ति के बारे में भी। और संस्मरण जो होता है बच्चों थोड़ा सा छोटा होता है, जबकि रेखा चित्र बड़ा भी हो सकता है। अब बच्चों कई बुक में तो कुछ अलग भी अंतर देखने को मिल जाता है। जैसे कहीं कहीं ऐसा भी लिखा रहता है कि रेखा चित्र किसी विशेष व्यक्ति पर रहता है, लेकिन संस्मरण किसी घटना पर रहता है। पर ऐसा नहीं है, व्यक्ति महान होना चाहिए बस होना, ठीक है। यानी कोई विशेष व्यक्ति होगा वहीं पर संस्मरण लिखा जाता है। तकनीक शब्द किसे कहते हैं, इसका उदाहरण दीजिए। किसी भी विशेष संबंधित ऐसे शब्द जिसका उपयोग उसके मतलब चर्चा के लिए किया जाता है, यानी किसी खोज से संबंधित किसी शब्द का उपयोग हम कर रहे होते हैं, मतलब किसी आविष्कार से संबंधित चीज़ों के लिए उस शब्द का प्रयोग करते हैं, तब वो आपका तकनीक शब्द कहलाता है बच्चों। कोई आविष्कार है, कोई नई चीज़ों की खोज के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो आपका तकनीक शब्द है, जो कि टेक्निकल शब्द का पर्याय है। जैसे गुरुत्वाकर्षण, वेग, त्वरण, ये आपका तकनीक शब्द कहलाता है। कुल मिलाकर के बच्चों किसी भी अनुसंधान या किसी भी खोज के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं बच्चों, उसे हम बोलते हैं क्या, तकनीक शब्द कहते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, तकनीक शब्द। ओके, तो ऐसे ऐसे सब परिभाषाएं पूछ दिए जाते हैं। बार बार मैं रिवीजन कराऊंगा अभी से एग्जाम तक। जो बच्चे पहली बार हैं बस हाँ यार थोड़ा सा प्यार सपोर्ट बनाओ, नोट्स जरूर ले लो फटाफट तैयारी करने के लिए। मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं, ऐसे वाक्य जिसमें एक मुख्य या प्रधान वाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो, मतलब एक वाक्य के साथ दूसरे वाक्य भी जुड़े हों, तो आपका मिश्रित वाक्य कहलाता है। जैसे यदि आप नहीं जानते तो हो तुम आप मत बोलो, मतलब यदि आप नहीं जानते हो तो मत बोलो, यानी दो वाक्य हैं, मिश्रित है बच्चों। यदि मैं परिश्रम करता तो सफल हो जाता, तो ये आपका मिश्रित वाक्य हो जाता है, यानी एक मुख्य वाक्य के साथ एक अन्य वाक्य उपवाक्य जुड़ा रहता है। प्रिंट माध्यम की प्रमुख विशेषताएं, बहुत बढ़िया। प्रिंट माध्यम का मतलब ये होता है जैसे आप समाचार पत्र पढ़ते हो तो जब चाहो तब आप पढ़ सकते हो, जितना चाहो उतना पढ़ सकते हो, जैसा चाहो उसे सोच कर पढ़ सकते हो, जहां से पढ़ना शुरू करना वहीं से कर सकते हो। लेकिन टेलीविजन में ऐसा हो सकता है, टेलीविजन में भैया लाइट चली गई तो खत्म, है ना, 1 घंटे बाद आए तो वो न्यूज ही खत्म, सही है कि नहीं। पता चला रिचार्ज वाला है तो फिर वो खत्म, तो फिर न्यूज ही नहीं चलना है। तो ये होता है बच्चों सोशल मीडिया में, ये जो आपका टेलीविज़न है। टेलीविज़न थोड़ा सा, टेलीविज़न से बेहतर जो मीडिया है वो प्रिंट माध्यम होता है। प्रिंट माध्यम जो है बच्चों वो अपनी इच्छा के अनुसार धीरे धीरे उसे पढ़ सकते हैं, पढ़ते समय कहीं भी रुक करके सोच विचार सकते हैं, बार बार उसे पढ़ सकते हैं। इसे पढ़ने में शुरुआत किसी भी पृष्ठ से किया जा सकता है, इसे लंबे समय तक सुरक्षित भी रख सकते हैं बच्चों। टेलीविज़न में कहाँ तक स्टोर करके रखोगे, और बाकी पेपर तो आप 10 साल का रख सकते हो। तो ये प्रिंट माध्यम की सीमाएं, विशेषताएं हैं, ठीक है। बाकी आप अपनी भाषा में कम से कम 4-5 तैयार कर लो बस।
विशेष लेखन के प्रमुख क्षेत्र। विशेष लेखन का मतलब होता है जब विशेष घटनाओं पर आधारित लिखा जाता है। जैसे क्षेत्र तो कुछ भी हो सकता है, खेल भी हो सकता है, मनोरंजन भी हो सकता है, सिनेमा भी हो सकता है, कानून व्यवस्था भी हो सकता है, राजनीति पर भी हो सकता है, और मतलब एक प्रकार से सिनेमा पे भी हो सकता है ना। तो ये सब विशेष लेखन के प्रमुख क्षेत्र हो जाते हैं। तो थोड़ा सा धीरे धीरे करके बड़ा लंबा हो गया है। पहला क्वेश्चन है बच्चों, राष्ट्रभाषा की किन्हीं दो विशेषताओं को लिखिए। देखिए मैं आपको बिल्कुल आपके माइंड में इसको सेट करने वाला हूं, आप इसे भूल जाइए क्या लिखा हुआ है। देखो, जब कोई एक ऐसा आचार विचार आदान प्रदान करने का माध्यम जो कि एक छोटे से क्षेत्र में बोला जाता है, जैसे किसी जिले में बोला जाता है, तो आपका बोली कहलाता है बच्चों। लेकिन वही जब थोड़ा सा विस्तृत होता है और कई जिलों में बोले जाने लग जाता है, मतलब उसे कई जिलों में बोला जाता है, तब वो आपका विभाषा होता है। और जब पूरे राज्य में वही भाषा विस्तृत हो जाता है तो आपका राजभाषा कहलाता है। और उसी विचार को, उसी माध्यम को, उसी भाषा को जब पूरे देश में बोला जाता है बच्चों, तब वो आपका राष्ट्रभाषा कहलाता है। जब पूरे देश में बोला जाने लग जाता है मतलब वो भाषा, तो वो पूरे देश में शिक्षा का माध्यम भी होता है, संचार का माध्यम भी होता है, उसमें अपना एक साहित्य होता है, संविधान भी उसी से चलता है। तो ये हो जाता है बच्चों राष्ट्रभाषा। यानी राष्ट्रभाषा जो होता है बहुसंख्यक लोगों की भाषा है, पूरे देश में बोले जाने वाला भाषा है बच्चों। इसमें भाषा को सीखना आसान होता है, सरल होता है, अपना एक साहित्य होता है, इससे सरकारी कामकाज भी होता है। साथ में बच्चों जो शिक्षा है, कानून है, इस सारी व्यवस्थाओं को इसी भाषा के माध्यम से व्यवस्थित किया जाता है और अपना इसका एक संविधान होता है। मतलब इतनी सारी विशेषताएं किससे नहीं बनेगा, माइंड में इसको सेट कर लो, आसानी से याद हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न है, समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय शैली कौन है? नाम लिखकर चित्र बनाइए। बढ़िया सा है आपका समाचार लेखन का सबसे लोकप्रिय शैली उल्टा पिरामिड शैली, और इसको कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है। उल्टा पिरामिड शैली बच्चों, इसकी व्याख्या है, उल्टा पिरामिड शैली समाचार लेखन की एक कला है जिसमें समाचार को एक अलग ही विपरीत शैली में लिखा हुआ प्रस्तुत किया जाता है। इंट्रो, बॉडी और समापन, इतना ही लिखना बच्चों। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसका कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, समाचार लेखन की शैली कैसी होती है बच्चों? उल्टा पिरामिड शैली होती है। कैसी होती है बच्चों? उल्टा पिरामिड शैली होती है। मुद्रित माध्यम है क्या? बताओ जरा, आप लोगों को यदि कोई क्वेश्चन पूछ दे कि मुद्रित माध्यम क्या है बच्चों, कि तो कागज में छपी हुई भाषा को हम, कागज में छपी हुई जो है माध्यम है वो आपका मुद्रित माध्यम, लिखा हुआ माध्यम, मुद्रित माध्यम लिखा हुआ। जैसे समाचार पत्र है, एक मुद्रित माध्यम है बच्चों, ठीक है। तो मुद्रित माध्यमों के लेखन के लिए किन्हीं दो योग्य बातों को लिखना है कि क्या जरूरी होना चाहिए। देखो बच्चों, जब कोई आप समाचार किसी कागज पेन पे लिख रहे हो, यानी कागज पर लिखा जाता है, तो भाई साहब वो जो आपका लिखने का शैली होना चाहिए ऐसा हो जिससे लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आए, रुचिकर हो, है ना। यानी उसको पढ़कर लोगों को थोड़ा बहुत ऐसा लगे कि हाँ ये आवश्यक चीजें हैं। तो जब आप लिख रहे होते हैं, है ना, तो आपके पास बिल्कुल शैक्षिक ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, भाषा का ज्ञान होना चाहिए, भाषा का परख होना चाहिए, है ना। तो मुद्रित माध्यमों को लेखन करने वालों को अपने पाठकों के भाषा ज्ञान साथ साथ उनके शैक्षिक ज्ञान योग्यता का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। मतलब जिसके लिए हम लिख पा रहे हैं, जैसे मान लीजिए जबलपुर क्षेत्र में भाषा के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से हम कोई न्यूज प्रकाशित करते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि इस क्षेत्र में लोग किस भाषा को आसानी से समझ पाते हैं, उसी भाषा का हम वहाँ पे अंकित करें। अब भाई मतलब हमें परख होना चाहिए कि हम कितने से कठिन वर्ड का प्रयोग करेंगे तो लोग समझ सकें। तो जब भी हम मुद्रित माध्यम का लेखन करते हैं तो पाठक के भाषा शैली, भाषा का ज्ञान, उनके शैक्षिक ज्ञान, योग्यता सब कुछ ध्यान में रखना चाहिए कि जो हम लिख पा रहे हैं तो उतना शैक्षिक ज्ञान उनके पास है कि नहीं। पाठकों की रुचियों और ज़रूरतों का भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है कि यदि पाठक इसे पढ़ें, जैसे मान लीजिए अपने शरीर के सेहत के लिए विज्ञापन आता है कि क्या खाएं क्या ना खाएं, तो वास्तव में क्या उनको ज़रूरत है कि नहीं है, तब उस विज्ञापन को, है ना, विज्ञापित करें। ये होता है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मुहावरा लोकोक्ति में अंतर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन पूछा गया बच्चों। मुहावरा जो होता है वाक्य का छोटा सा पार्ट है, जैसे 9 2 11 होना वाक्य का छोटा पार्ट है। लेकिन बच्चों जो लोकोक्ति होता है, लोकोक्ति अपने आप में एक पूर्ण वाक्य होता है।
इसे वाक्य में न जोड़ें फिर भी इसका पूर्ण अर्थ निकलता है। लेकिन बच्चों मुहावरा में ऐसा नहीं होता है। मुहावरा में हम जब तक वाक्य को प्रयोग नहीं करेंगे तब तक इसका पूरा अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है, यानी एक छोटा रूप है। वहीं पे लोकोक्ति बच्चों अपने आप में एक पूर्ण वाक्य होता है। मुहावरा किसी वाक्य या वाक्यांश से जुड़कर अपना भाव प्रकट करता है। जब तक उसे किसी से जोड़ते नहीं है तब तक बच्चों अपना भाव प्रकट नहीं करता है। लेकिन वहीं पे लोकोक्ति जो है अपना भाव बिना वाक्यांश के ही क्या करता है बच्चों, प्रकट कर देता है। मुहावरा पूर्ण स्वतंत्र नहीं होता। पूर्ण स्वतंत्र क्यों नहीं होता है? क्योंकि जब तक उसको हम वाक्य में प्रयोग नहीं करेंगे तब तक उसका अर्थ नहीं निकलेगा बच्चों, इसलिए पूर्ण अर्थ नहीं होता है। लेकिन वहीं पे जब हम लोकोक्ति के बारे में बात करते हैं तो लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण है, स्वतंत्र है, उसे हम किसी के साथ प्रयोग ना करेंगे फिर भी उसका शाब्दिक अर्थ निकलता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल बताओ कि एक आध मुहावरा। ठीक है, उल्टी गंगा बहना ये मुहावरा है बच्चों। लेकिन अंधे के हाथ बटेर, अंधों का काना राजा, ये लोकोक्ति है। ठीक है, जैसे अंधे के हाथ बटेर इसे अपने आप में वाक्य पूर्ण है। लेकिन जैसे उल्टी गंगा बहना, इसको हम प्रकृति का उल्टा कार्य करना, इसको जब तक हम प्रयोग नहीं करेंगे इसका अर्थ नहीं निकलेगा। और भी कोई एग्जाम्पल, 9 2 11 होना मुहावरा है बच्चों। 9 2 11 होना भाग जाना, ईंट का जवाब पत्थर से देना, ईंट से ईंट बजा देना, अक्ल का दुश्मन, ये मुहावरे हैं। और जैसे आपका लोकोक्ति है बच्चों, बहुत सारे लोग, अधजल गगरी छलकत जाए, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, ये क्या है, लोकोक्ति हैं। तो ये एग्जाम्पल्स हैं बच्चों। चलिए, तद्भव और तत्सम शब्द, तद्भव और तत्सम शब्द का उदाहरण बताइए आप। बहुत सिंपल है, मैं इसको आप अपनी भाषा में समझाऊंगा बच्चों। देखो, तत्सम शब्द का मतलब जो दूसरे भाषा को सीधे सीधे हिंदी में रूपांतरित ना करके बिना रूपांतरित के ले लिया जाए, सीधा सीधा ले लिया जाए, तो आपका बच्चों कहलाता है तत्सम शब्द। क्या कहलाता है? तत्सम। और जो किसी अन्य भाषा का रूपांतरित रूप हिंदी में लिया जाता है, रूपांतरित करके उसका प्रयोग किया जाता है बच्चों, तो वो कहलाता है आपका तद्भव कहलाता है। क्या कहलाता है? तद्भव। मतलब कुल मिलाकर के ऐसे शब्द जो संस्कृत से ज्यों का त्यों हिंदी में ले आ गए हैं वो आपके तत्सम शब्द कहलाते हैं बच्चों। और जो थोड़ा सा परिमार्जित होकर के, परिष्कृत होकर के आए हैं, मतलब डायरेक्ट संस्कृत में नहीं बल्कि थोड़ा सा उनका अपभ्रंश, संशोधित या परिवर्तित होकर आए हैं, ऐसा हम मान सकते हैं, तो वो तद्भव कहलाते हैं। जैसे अमृत, अमृत एक तत्सम है, उसका जो तद्भव होता है अमीय। ठीक है बच्चों, जैसे आपका क्षत्रिय, क्षत्रिय एक तत्सम शब्द है, उसी को क्षत्रिय बोल देंगे तो तद्भव हो जाएगा बच्चों। अर्ध, अर्ध आपका तत्सम शब्द है, उसी को आधा बोल देंगे तो तद्भव हो जाएगा। ताम्र, ताम्र एक तत्सम शब्द है, ताबा बोलेंगे बच्चों तद्भव हो जाता है। यानी ऐसे शब्द जो संस्कृत का ज्यों का त्यों हम ले लें तो आपका बच्चों तत्सम शब्द कहलाता है। लेकिन जब उसको थोड़ा सा एक प्रकार से संशोधित करके, परिवर्तित करके उन शब्द का प्रयोग करते हैं तो आपका तद्भव कहलाता है। ठीक है बच्चों, मैं अपनी भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आप लोगों को रटना ना पड़े भाई। उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर लिखिए। फटाफट क्वेश्चन देखते चलिए, बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आता हूं ताकि भाई आप लोगों को टेंशन ना रहे। और बाकी व्हाट्सअप नंबर तो आपको शेयर कर ही देता हूँ, आप लोग व्हाट्सअप नंबर भाई साहब आगे भी मिल जाएगा, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए आपको इसी नंबर पे कांटेक्ट करना है। ओके बच्चों, उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर, चलिए फटाफट बताइए। उपसर्ग क्या होता है बच्चों? शब्द के शुरू में जुड़ता है, लेकिन प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ता है। जैसे अंत में जुड़ता है, कायर का कायरता हो जाता है, लेकिन कायर कायरता में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बाकी अर्थ मिलता जुलता हुआ है। ठीक है बच्चों, जैसे उपयोगी में अन जुड़ जाए तो अनुपयोगी, ये हो जाएगा आपका उपसर्ग, और पूरा का पूरा उल्टा अलग हो जाता है। देखो भाई, आपको बहुत बढ़िया समझा रहा हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश करना। उपसर्ग में जैसे हम आपका मान लीजिए उपयोगी है और अनु जोड़ दें तो अनुपयोगी, तो उपयोग और अनुपयोग दोनों एक दूसरे का अपोजिट हो गए। लेकिन कायर में कायरता, ता जोड़े बच्चों तो कायर कायरता, कायर कायरता मतलब है कायर ही है, कायरता का गुण है मतलब कायर ही है, लेकिन सिमिलर अर्थ है। लेकिन भाई साहब उपसर्ग में सीधा अर्थ बदल जाता है, तो उपसर्ग जुड़ने के कारण मूल शब्द का अर्थ सीधा बदलता है। लेकिन बच्चों प्रत्यय जो होता है इसका अर्थ थोड़ा सा मूल भाव के ही इर्द घूमता रहता है, इर्द गिर्द थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, याद रखिएगा। जैसे प्रचार, प्रचार में प्रा उपसर्ग है जो शब्द के पहले जुड़ गया। इतिहास में इक जुड़ गया तो ऐतिहासिक हो गया बच्चों। ऐसे मैंने बहुत बढ़िया एग्जाम्पल बताया कि जैसे उपस्थित, अनुपस्थित है ना, अनु जुड़ जाए तो अनुपस्थित हो जाता है, ऐसा होता है बच्चों। जो पहले जुड़ता है वो उपसर्ग और बाद में जुड़ा तो प्रत्यय हो जाता है।
इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों, करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। देखिए बच्चों, जब भी हम करुण रस हो, श्रृंगार रस हो, हास्य रस हो, उसकी एक ही परिभाषा आपको बताते हैं कि सहृदय के हृदय में, जैसे करुण ना बच्चों, तो शोक नामक, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है, वहां करुण रस होता है। बस यही परिभाषा सब में चलेगा। एग्जाम्पल बस आपको याद करना है। अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी ना थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन सुन कपोल। ये आपका करुण रस का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल तो याद करना ही पड़ेगा। विरोधाभास अलंकार की परिभाषा देना है बच्चों। काव्य में जहां पर किसी पदार्थ, गुण या क्रिया में वास्तविक विरोध न होने पर भी विरोध का आभास हो, वहां विरोधाभास अलंकार होता है। मतलब वास्तव में ऐसा नहीं लगता कि विरोध हो रहा है, मतलब जो उसका अर्थ है बच्चों, वो लास्ट में ऐसा लगेगा कि विरोध नहीं हो रहा है, लेकिन जो लक्षण है वो विरोध जैसा नजर आए। क्या बोला गया है कि वास्तविकता में विरोध ना होने पर भी विरोध का आभास हो। जैसे किसी काव्य को आप पढ़ रहे हो, उसमें जो शाब्दिक अर्थ निकल रहा है उसमें विरोध नहीं हो रहा है, लेकिन बाहर से उसको यदि हम पढ़ रहे हैं तो विरोध सा अनुभव होगा, तो वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है बच्चों। क्या? विरोधाभास अलंकार होता है। मैं निज नोदन में, मैं निज है बच्चों, ठीक है। मैं निज नोदन में राग लिए फिरता हूं, शीतल बाड़ी में आग लिए फिरता हूं, ठीक है। तो भाई साहब, इसमें थोड़ा सा शीतल बाड़ी में आग लिए फिरता हूँ, ऐसा लग रहा हो भैया कि हाँ विरोध किया जा रहा है, शीतल बाड़ी में आग कैसे होता है, लेकिन जबकि वास्तविकता में ऐसा विरोध नहीं है बच्चों। ओके, चलिए अभिधा शब्द शक्ति की परिभाषा बताना है आपको। अभिधा शब्द शक्ति की परिभाषा बताना है, बहुत ही सिंपल है बच्चों, आप लोग बता सकते हैं। अभिधा शब्द शक्ति का मतलब ऐसे शब्द शक्ति से है कि किसी शब्द के प्रचलित या मुख्य अर्थ का बोध होता हो, तो वहां पर अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। नोट कर लेना, जिस शब्द शक्ति से किसी शब्द के प्रचलित या मुख्य अर्थ का बोध होता हो। अभिधा शब्द शक्ति वह शब्द शक्ति बच्चों कि किसी शब्द के प्रचलित या मुख्य अर्थ का बोध हो, तो आपका अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। जैसे अपना घर सबको प्यारा लगता है, बैल एक उपयोगी पशु है, राम के पिताजी बीमार हैं। तो जिस शब्द से श्रवण मात्र से उसका परंपरागत प्रसिद्ध अर्थ सरलता से समझ में आ जाए, उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। वही चीज़ है बच्चों, जिस शब्द शक्ति से किसी शब्द के प्रचलित या मुख्य अर्थ का बोध हो जाए, या कि यहाँ पर लिखा गया सरलता से समझ में आ जाए, अभिधा शब्द शक्ति होता है। ओके, चलिए समाचार लेखन के मुख्यतः 6 सवालों के जवाब देने की कोशिश की जाती है। मतलब मुख्यतः कौन से 6 सवाल होते हैं? तो है बच्चों किसके, कहाँ, कब, कैसे और क्यों। ठीक है, देखो भाई साहब, किसके, कहाँ, कब, कैसे, क्यों, क्या, ये क्या है। ठीक है, तो ये आपका बच्चों 6 ककार कहलाते हैं, जो कि 6 सवाल के रूप में पूछे जाने की कोशिश की जाती है। लिख लेना आप लोग, किसी समाचार को लिखते हुए मुख्यतः 6 सवालों का जवाब देने की कोशिश की जाती है। जैसे क्या हुआ, क्या शब्द है बच्चों, क्या शब्द हुआ, ठीक है, किसके साथ हुआ तो किसके हो गया, कहाँ, कब, कैसे और क्यों। तो ये आपके 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो 6 ऐसे शब्द होते हैं जिससे आधार पर क्वेश्चन पूछा जाता है। संदेह अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित समझाना है। कौन बताएगा? संदेह अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए बच्चों। संदेह अलंकार, जहां निश्चय ना हो पाए, जहां संदेह बना हो, ठीक है, जैसे लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, यही नहीं पता कर पा रहे हैं कि लक्ष्मी या दुर्गा हैं, या स्वयं वीरता के अवतार, या स्वयं उनके अंदर वीरता का गुण है, इतना शक्ति है। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई की बात की जा रही है। रानी लक्ष्मीबाई स्वतः इतना वीरांगना थी कि दुर्गा माँ की थी या कि लक्ष्मी के अवतार थी, ये खुद नहीं पता कर पा रहे हैं। तो जहां वास्तव में एकदम संदेह बना हो, उसका वास्तविक अर्थ हम ना प्राप्त कर पाए, तो वहां पे संदेह अलंकार होता है। जहां निश्चय नहीं हो पाता कि उपमान वास्तव में उपमेय है या नहीं, यह दुविधा बनती है, तब संदेह अलंकार होता है। अर्थात जहां पर किसी व्यक्ति वस्तु को देखकर संशय बना रहे, वहां पे संदेह अलंकार होता है। कवित्व छंद पर मैंने क्वेश्चन पर ऑलरेडी वीडियो प्रोवाइड किया था। कवित्व छंद पर टिप्पणी लिखना, तो आप लोग कवित्व छंद का उदाहरण देख लेना बच्चों। 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। जैसे एक ही चरण है यहाँ पर, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली
ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। तो ये आपका 16 और 15 पर विराम है, वर्ण है, मात्रा नहीं। लोग मात्रा गिनने लग जाए, बोले सर 20 मात्रा है, वर्ण बोला गया है, ठीक है। तो कवित्व पर मैं अलग से वीडियो दिया हूं, आप लोग जरूर देख लेना। देखिए अगला प्रश्न है लक्षणा शब्द शक्ति। अभी मैंने बताया था अभिधा, अभिधा में क्या होता है, सीधा सीधा अर्थ निकले। लक्षणा में बच्चों लक्षण निकलता है, मतलब किसी शब्द शक्ति का सीधा सीधा अर्थ नहीं निकलता। जैसे खूब लड़ी मर्दानी हुई तो झांसी वाली रानी थी, तो झांसी रानी बाई की जो है एक लक्षण दिखाई देता है ना, उनके लक्षण से अर्थ निकलता है। तो जब किसी शब्द का अभिधा के द्वारा मुख्यार्थ का बोध ना हो, तब उस शब्द के अर्थ का बोध करने वाली शक्ति को लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। यानी शब्द का अर्थ जहां पर बोध हो बच्चों, यानी जिस शब्द शक्ति से प्रचलित अर्थ या मुख्य अर्थ के बीच जो भी अर्थ हो वो बोध ना होकर उससे संबंधित अन्य अर्थ का बोध हो, तो लक्षणा शब्द शक्ति होता है। देखिए अब अभिधा शब्द शक्ति में क्या होता है, सीधा सीधा मुख्य अर्थ बोध होता है, लेकिन लक्षणा में मुख्य अर्थ बोध ना होकर के सीधा उससे संबंधित अन्य अर्थ बोध हो, वहां पे लक्षणा शब्द शक्ति होता है। महाराणा प्रताप मेवाड़ के सिंह है। अब सिंह है, सिंह शेर तो नहीं हो सकते, लेकिन एक महान योद्धा थे, मतलब एक वीर थे, ये तो हो सकता है। रामू तो गधा है, आप कोई बोले गधा थोड़ी ना होता है, लेकिन रामू गधा जैसा है, मतलब पढ़ना लिखता नहीं है ना, एकदम घूमता रहता है आवारा, ये गधा का लक्षण हो गया। चलिए भाई साहब अगला देखिए, भाव विस्तार कीजिए। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, इसको बताना बच्चों। माता और जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, इसका तात्पर्य है कि हमें अपनी माता के प्रति सदैव सम्मान का भाव रखना चाहिए। जिस जन्मभूमि पर हमने जन्म लिया उसके प्रति हमेशा देश प्रेम की भावना रखनी चाहिए, क्योंकि वो स्वर्ग से भी महान रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर थोड़ा सा शाब्दिक अर्थ है, इसे आप लोग तैयार कर लेंगे। छायावाद के कवि के नाम, दो विशेषताएं, ठीक है, आप लोग देख लेना। छायावाद में व्यक्तिवाद की प्रधानता होती है, प्रकृति का मानवीकरण है। थोड़ा इसकी परिभाषा बच्चों बहुत ही कम पूछा जाता है, लेकिन कभी कभार पूछ देता है। तो छायावाद पर मैं सेपरेट एक अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, है ना। छायावाद किसे कहते हैं, छायावाद के कवियों के नाम, छायावाद की प्रमुख विशेषताएं। अब यहाँ पे क्वेश्चन इसलिए लेकर आया हूँ कि भाई साहब इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। हिंदी साहित्य के आधुनिक चरण में द्विवेदी युग के पश्चात हिंदी काव्य की जो धारा विषय वस्तु की दृष्टि स्वच्छंद प्रेम भावना, प्रकृति के मानवीय क्रिया कलापों तथा भाव व्यापारों को आरोपण और कला की दृष्टि से लाक्षणिकता प्रधान नवीन अभिव्यंजना पद्धति को लेकर चली, उसे छायावाद कहा गया है। उसे जो कवि हैं उनके आधार पर जो छायावाद की परिभाषा है बच्चों, उसको आप लोग याद कर लेना, वो बढ़िया रहता है। विशेषताएं आप लोगों को दो याद करना है, व्यक्तिवाद की प्रधानता, है ना, और प्रकृति का मानवीकरण। व्यक्तिवाद का प्रधानता का मतलब भाई जो कवि यहाँ पर आए ना, तो अपने ही सुख दुख गुणगान, अपने ही बीड़ा, अपने ही जो भी क्रियाकलाप है उसी का वर्णन करने, अपने मतलब अपने निजीपन का भाव पूरा उके रहा है। प्रकृति का मानवीकरण का मतलब प्रकृति, कोई भी चीज़ यदि लिखे हैं तो प्रकृति से जोड़ करके संबंध दर्शाएं, ये कहलाता प्रकृति का मानवीकरण। इसके बाद बच्चों प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम लिखिए। कोई दो विशेषताओं का विशेषता लिखना है आपको प्रयोगवाद की, ठीक है। तो ये उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। छायावाद का अति महत्वपूर्ण ये नहीं है बच्चों। चलिए वीर रस आप लोग बता दो, वीर रस तो यूं आसानी से बन जाएगा। रस किसी की भी परिभाषा पूछी जाए तो सा हृदय के हृदय में, वीर का क्या होता है, उत्साह। तो उत्साह नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग हो जाता है बच्चों, वहां पर वीर रस होता है। जैसे हमने कहा था खूब लड़ी मर्दानी हुए तो झांसी वाली रानी, है ना, यानी बुंदेलो हर बोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हुए तो झांसी वाली रानी थी। ये वीर रस है बच्चों। कौन सा रस है, वीर रस है। चलिए अगला देखते हैं बच्चों, आत्मकथा और जीवनी में दो अंतर लिखना है। आत्मकथा और जीवनी में दो अंतर है। देखो बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आत्मकथा और जीवनी में अंतर। आत्मकथा में क्या होता है कि जब लेखक लिखता है तो अपने ही जीवन की गाथा को लिखता है, लेकिन जीवनी में किसी महान व्यक्ति, किसी महापुरुष के जीवन के बारे में लिखता है। दूसरा अंतर बच्चों, जब आत्मकथा लिखा जाता है तो अपने किसी जीवन के एक किसी घटना का वर्णन होता है, लेकिन जब हम जीवनी की बात करते हैं बच्चों तो जीवनी में किसी महान व्यक्ति के बारे में जीवन से लेकर, जन्म से लेकर मरण तक की कहानी का चित्रण किया जाता है, यानी विस्तृत व्यापक होता है। आत्मकथा का आकार छोटा है लेकिन जीवनी का आकार बड़ा होता है। बस
किससे नहीं बनेगा बताओ? आत्मकथा लेखक स्वयं अपने कथा के बारे में लिखेगा, वो आत्मकथा होता है। जीवनी जब लेखक किसी व्यक्ति के बारे में लिखता है, महापुरुष के बारे में लिखता है, उसके जीवन से अंत तक की कहानी लिखता है, विस्तृत लिखता है, तो भाई आत्मकथा छोटा रूप है, जीवनी बड़ा रूप है। बस सिंपल है, याद हो जाता है यार, कोई दिक्कत। निपात शब्द किसे कहा जाता है? वे शब्द जो वाक्य में किसी शब्द के बाद बल देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे ही, तक, मात्र, भर, भी, तो, ये क्या है? निपात शब्द। बल देते हैं, सहारा देते हैं, वो आपके निपात शब्द कहलाते हैं बच्चों। ठीक है, जैसे राम के पिताजी, तो के क्या है? निपात। राम के पिताजी बल दे रहा है ना, के। मुझे ही कपड़े धोने पड़ेंगे, तो मुझे ही शब्द क्या हो गया? एक बल दे रहा। मुझे कपड़े धोने, मुझे ही, तो मुझको एक बल दे रहा बच्चों।